हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया हो गए, सब मजे में हो गए। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। आज नया चैप्टर देखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या रहे थे हम चैप्टर नंबर 3 जो हमने पिछले पार्ट में, लास्ट पार्ट जो हमारा था कौन सा, जिसमें हमने पढ़ा पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज के बारे में, उसको पूरा चैप्टर वहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया। आज की इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एक नई एनर्जी के साथ, पूरे जोश में, ठीक है ना। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब देखो, जो हमने पिछले 3 चैप्टर पढ़े, पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा सर हमने, जल्दी से बताओ। पहला चैप्टर हमने पढ़ा सॉरी पहला चैप्टर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बहुत तगड़े तगड़े चैप्टर थे, तीनों ही बहुत तगड़े तगड़े चैप्टर थे, करंट से रिलेटेड थे, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थे, ठीक है। अब ये जो चौथा चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का यहाँ पे चर्चा है, ठीक है ना। अब देखो, इन दोनों में चार्ज किस पे था, इन दोनों चैप्टरों में चार्ज रुका हुआ था, स्टैटिक था, ठीक है ना, स्टैटिक चार्ज था। इसमें चार्ज मूव करने लग गया, इसमें चार्ज मूव करने लगा, लेकिन मूव कैसे किया चार्ज कि वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे बेटे। फिर से बोलो मेरे साथ, मूव कैसे किया चार्ज कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने जितनी भी चीज़ें देखी, उसमें हमारे पास v क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा था। लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे चार्ज पे कुछ एक्सीलरेशन भी को भी आपको देखने को मिलेगी पक्का पक्का, ठीक है ना। ये जो चैप्टर आएगा नया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि करंट के पास कुछ चार्ज के पास कुछ एक्सीलरेशन भी आ जाती है, जब वो करंट, बेसिकली आप कह सकते हो जब वो मैग्नेटिज्म से रिलेट होता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे, सारे चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चीज़ें। हम पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरी खत्म कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी फील्ड के साथ खत्म करवाया है पिछले पार्ट में, ठीक है ना। आज इस नए पार्ट से स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो चलिए एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारा चैप्टर है भी, ठीक है ना, बहुत तगड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। धीरे धीरे देखो, हम अब धीरे धीरे फिजिक्स को क्या बना रहे हैं, अपने स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो ना, हाँ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हो अपने साथ के साथ, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, चैप्टर का नाम क्या है सर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज का मतलब क्या, चार्ज जो है मोशन में। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या, चुंबक सर, चुंबक चुंबक ठीक है, चुंबक देखना चिपक जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सारे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो सबको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, लेकिन फिर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेट के आसपास वो क्षेत्र जहाँ पे वो अपनी आकर्षण बल लगाता है। सर इतनी हिंदी देखो, ये मैग्नेट है मान लो, इसके आसपास कुछ ऐसा एरिया होगा जहाँ पर ये अपनी मैग्नेटिज्म शो करेगा। तो एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी फेल्ट, ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पर कोई मेटल लाओगे, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ लाओगे जो उससे अट्रैक्ट होती है, तो ये उसको अपने पास खींच लेगा, दूर फेर देगा, और डिपेंडिंग अपॉन द पोल, कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। तो ये तो सिंपल सिंपल बातें हैं, ये बातें हमें करनी भी नहीं 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास कैसी क्लास है, स्टैंडर्ड वाली क्लास है। तो यहाँ पे हम अपना स्टैंडर्ड डाउन ही करेंगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऊपर चलेंगे, ठीक है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं, किससे सर, बी से। और बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम बी के ऊपर एक एरो डाल देते हैं। कैसी क्वांटिटी है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, लिख लो, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। मैं सोच रहा डायरेक्शन नहीं लेके आई है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, पढ़ी थी ना 10वीं। अरे सर 10वीं याद मत दिलाओ सर एक तो 10वीं सर, एक 11वीं ये दो चीज क्लासें मैंने ऐसे निकाल ली ना सर, बस क्या बताएं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 12वीं में सर पढ़ना पड़ रहा है, क्यों ये भी ऐसे निकाल दूँ। तो देखो भाई, अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, देखो इसकी एसआई यूनिट पे बात आती है, ठीक है ना। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, चलो एसआई यूनिट पे बाद में बात करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट सॉरी मैग्नेट और करंट का रिलेशन क्यों बैठा सर। 10वीं में तो वैसे पढ़ा होगा आपने, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करा देता हूँ क्यों बैठा। तो देखो भाई, करंट कैरिंग वायर हम लेते हैं। तो एक बंदे ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, एक बंदे ने ऑब्जर्व किया, किसने, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, पढ़ा होगा हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, 10वीं क्लास की बातें। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑर्स्टेड ने क्या करा, एक करंट कैरिंग वायर ली। करंट कैरिंग वायर के पास ऑर्स्टेड जी एक मैग्नेटिक कंपास लिया, ऐसे दिमाग चला होगा, ठीक है ना, दिमाग में कुछ चला होगा। वो एक मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे रख दिया उन्होंने उठा के, अभी चलो मैग्नेटिक कंपास यहाँ रख के देखो कैसा होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा भी, जब करंट कैरिंग वायर के पास वो मैग्नेटिक कंपास लेके आए,
तो ये कंपोजिट डिफ्लेक्ट करने लग गया, उनका दिमाग फिर गया, क्या हुआ? वो कहते हैं भाई ये मैग्नेटिक कंपास तो सिर्फ एक ही केस में डिफ्लेक्ट करता है, जब मैं इसको मैग्नेट के पास लेके जाता था। तो अगर ये करंट कैरिंग वायर के पास आके भी डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो करंट कैरिंग वायर है ना, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। तो लिख लो कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है ना। करंट कैरिंग वायर कैसे बिहेव कर रही है? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी ऐसे यूनिट जान लो क्या होती है, ठीक है ना। तो इसको ही मैग्नेटिक फील्ड बोला उन्होंने, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हो वो एरिया है, ठीक है, एरिया अराउंड द मैग्नेट है, जहाँ पे उसकी फोर्स जो है वो ऑब्जर्व की जा सके। या फिर मैग्नेटिक फील्ड, एक और चीज़ आती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। हम ज़्यादातर इन दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ही है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसको सेम यूज़ करती है। तो देखो यार, वैसे दोनों में डिस्टिंक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एरिया, फील्ड का मतलब क्या होता है? एरिया होता है। और मैग्नेटिक फील्ड से मतलब वो कितनी लगा रहा है, कितनी ताकत है, कितनी क्वांटिफाई कर दिया हमने उसको। तो ये दोनों लगभग सेम ही तरह से यूज़ करते हैं। साइड तो हम इसको सेम ही रखेंगे, लेकिन मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बेसिकली कितनी लगा पा रही है ताकत को, ठीक है। तो बी वेक्टर से हमने इसको शो करा। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, उसको वो होती है बेसिकली और हाँ, एक और बात, ऐसे थी वायर तो ये डिफ्लेक्ट किया। अगर मान लो मैंने इस वायर में करंट उल्टा कर दिया ना, तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स होगी डिफ्लेक्शन की। अगर पहले ऐसे डिफ्लेक्ट करा, वैसे होने लग गया, तो इसको उल्टा करने से भी इफेक्ट पड़ा करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दो सिंपल से एक्सपेरिमेंट 10वीं में पढ़ाते हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे आप, ठीक। अब हाँ, इस मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? इस मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है ना, पर एम्पियर पर मीटर, ठीक। या इसी को हम बोल देते हैं टेस्ला, ठीक है ना, टेस्ला, निकोला टेस्ला, ठीक है ना, टेस्ला पढ़ा है, हाँ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं सर? टेस्ला, निकोला टेस्ला जी के नाम पे इसकी यूनिट बनाएंगे टेस्ला। या इसी को हम बोल देते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। सर इतनी सारी यूनिट्स हैं इसकी, बिल्कुल है, याद करनी पड़ेगी। समझ गया? अब इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करवाएंगे, इतनी टेंशन मत लो। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? सर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एरिया है जहाँ पे फोर्स लग, कितनी फोर्स लग रही है, उसके एसआई यूनिट क्या है फोर्स के? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। टेस्ला भी बोल देते हैं, तस्ला भी बोल देते हैं इसको हम, ठीक है ना। वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, टेस्ला भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? यहाँ लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, कि जो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, या इसको मैं बी लिख देता हूँ, समझोगे ना, बी से मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स, ठीक है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन। अब किन किन केस में कैसी कैसी मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलते हैं, मतलब क्या सर आपका इससे मैं बताता हूँ। देखो मतलब क्या, अगर मान लो, सुनना बात को ध्यान से, अब देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, सुनना बात को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अगर करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, तो सुनना बात को, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट करेगा तो वो चार्ज को भी अट्रैक्ट करेगा, जो चार्ज को भी डिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल सर, चार्ज को भी अट्रैक्ट डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि चार्ज भी तो एक तरह से करंट ही है, समझो बात। अरे मूविंग चार्ज ही तो करंट बनाता है, ठीक है ना, मूविंग चार्ज ही तो करंट बनाता है, ऐसे थोड़ी करंट बन जाता है। अरे समझ लो मेरी बात, मूविंग चार्ज ही तो करंट बनाता है। सुनो बात को, देखो जैसे मान लो ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें ऐसे करंट बह रहा है, तो हमने एक और ऑब्जर्वेशन ली कि इस करंट कैरिंग वायर के पास अगर मैं ऐसा चार्ज लाता हूँ, क्यू चार्ज, क्योंकि हमें मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो कि रेस्ट पे है, सुनना बात, जो कि रेस्ट पे है। तो जो करंट कैरिंग वायर है ना, ये इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी भाई, नो फोर्स। तभी तो चैप्टर का नाम मूविंग चार्जेस है, कि जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा तब तक कोई फोर्स नहीं है। रेस्ट वाला केस है, किस में है? स्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो हम पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में? पहले चैप्टर में। तो जब चार्ज रेस्ट पे है, उस केस में करंट कैरिंग वायर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। हालांकि ये मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है, लेकिन चूंकि ये चार्ज रेस्ट पर है, तो इसलिए कुछ इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है, क्लियर केस। अब मान लो दूसरा केस क्या है, कि यही करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना। अब ये जो क्यू चार्ज है, इसके पास कुछ वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो चार्ज क्या है, इसमें मोशन में है, चार्ज मोशन में आ गया, चार्ज कह रहा मैं मोशन में आ गया, ठीक है।
तो अब क्या होगा, जब ये चार्ज मोशन में है और करंट इस तार में बह रहा है तो ये चार्ज जो है ना, चार्ज डिफ्लेक्ट करेगा। तो डिफ्लेक्ट कैसे करेगा, ये इस वायर की तरफ जाने लग जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे इस वायर की तरफ जाने आगे जाएगा, ऐसे चला जाएगा इस वायर की तरफ। तो चार्ज डिफ्लेक्ट करा किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। देखो फोर्स आ गई मतलब एक्सीलरेशन आ गई, ठीक है ना, फोर्स आएगी तो एक्सीलरेशन भी आएगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक। तो इसका मतलब कि सर जब ये चार्ज मूव किया तो इस पर ऐसे फोर्स लगने लगी। अब देखो सोचने वाली बात है कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसीलिए हुआ, सोचना वैसे तुम भी कुछ सोचना, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो करंट कैरिंग वायर है इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब ये जब चार्ज मूव करने लग गया तो ये भी तो एक तरह से करंट ही, एक छोटा करंट लेके चलने लग गया। अरे बोलो हाँ कि ना, करंट क्या होता है, मूविंग चार्ज को ही करंट बोलते हैं, मूविंग चार्ज ही होता है करंट। तो अगर ये भी मूव करने लग गया तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी, टेम्परेरी मान लो। तो दो मैग्नेटिक जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे फोर्स लगे, जो ताकतवर होगी उसको खींच लेगी। इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं बन रही थी क्योंकि चार्ज रुका हुआ था, रुका हुआ चार्ज कोई करंट नहीं बनाएगा। समझ रहे हो बात को, बहुत कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको मैं सारी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्यों आई, यहाँ लिख लो फोर्स क्यों आई, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इतना नोट कर लो सारे, ठीक है, बहुत फील से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें, इससे जो फोर्स आ रही है, मैग्नेटिक फोर्स आ रही है, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ से। किससे फाइंड करते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ से। तो देख लेते हैं, तो डिटरमाइन करेंगे हम भी, डिटर्मिनेशन ऑफ बी, डिटरमाइनिंग बी किसकी हेल्प से, बायो-सेवर्ट लॉ। बायो टी साइलेंट है इसका, तो बायो-सेवर्ट लॉ वर्ड पढ़ते हैं इसको, बायो-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, तगड़ा लॉ है, ठीक है। तो पढ़ते हैं चलो उसको। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे या स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो किसकी वजह से, वायर की वजह से, किसकी वजह से, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे या स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है। करें शुरू, चलो सर करते हैं। देखो ये मान लो तार आपके पास, इसमें करंट बह है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर कोई भी जनरल पॉइंट पी है, इस पर मुझे बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इस तार की वजह से, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि अब देखो बहुत बड़ी तार है, इस पूरी तार के लिए तो बहुत औखा है कैलकुलेशन, तो मैं क्या करता हूँ छोटा सा एलिमेंट काट लेता हूँ इस तार का, डीएल बोला है उसको मैंने, ठीक है। इस डीएल एलिमेंट के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस डीएल एलिमेंट को मैंने इससे ऐसे इस लाइन से ज्वाइन किया, वो छोटा सा एलिमेंट है, बहुत छोटा डीएल, बहुत छोटा। ये इसके साथ, ये जो डीएल एलिमेंट है इसके साथ कितना थीटा एंगल बना रहा है, एज्यूम कर, ठीक है। तो ये एज्यूमेशन अभी मैंने कर दी, ठीक है। अब सुनना, तो मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डीएल लेंथ ऑफ वायर ऑफ वायर, ठीक है ना। तो इस डीएल लेंथ, वायर की डीएल लेंथ की वजह से इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैंने उसको मान लिया डीबी, छोटी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, छोटी लेंथ की वजह से छोटी आएगी ना, इस पूरी लेंथ को इंटीग्रेट जब मैं करूँगा तो पूरी की मिल जाएगी, जिसलिए मैं छोटी काट रहा हूँ। देखो भाई फिजिक्स में जब भी टुकड़े करोगे तुम किसी चीज़ को तो उसको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा बाद में, ठीक है, समझ लो बात, टुकड़े करना मतलब इंटीग्रेट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सुनना बात को ध्यान से सुनना, तो बाय एक्सपेरिमेंट तुम कह सकते हो, ठीक है ना, बाय एक्सपेरिमेंट तुम कह सकते हो कि जो वैल्यू निकाल, देखो तुम्हारे पास इसकी डेरिवेशन नहीं है, पूरी प्रॉपर डेरिवेशन तुम्हारे पास नहीं है। क्यों नहीं है सर प्रॉपर डेरिवेशन, क्योंकि इसकी डेरिवेशन के लिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूज होती है जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो डेराइव हम इसको प्रॉपरली नहीं कर सकते। सिंपल तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, ये जो छोटी मैग्नेटिक फील्ड आती है ना डीबी, ये निकल के आती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और इस आई के साथ मल्टीप्लाई होता है डीएल क्रॉस आर, और आर क्या है सर, ये आर का सर की डिस्टेंस, ये जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है ये आर होता है। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, तो डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, इसकी डेरिवेशन डेरिवेशन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है ना। सिंपल तुम ये लिख के, अगर तुम्हें कह भी दिया कि हाउ डिफाइन बायो से बदलो, तो तुम ये करके दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो डिफाइन ऐसे होता है, ठीक है। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है बेसिकली, इसकी स्केलर फॉर्म में भी तुम्हें दिखाऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, देखो क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है ना, डी एल क्रॉस आर हो रहा है। तो इसके अगर स्केलर फॉर्म तुम्हें दिखने को मिले तो ये कैसे आएगी, देखो ध्यान से देखना स्केलर फॉर्म कैसे बनाओ। देखो हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डीएल, हाँ ठीक है। तो ये इतनी आ गई। अब सुनना बात, ये फॉर्मूला कैसे है इसका भी थोड़ा आइडिया ले लो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कैसे, वैसे तो तुम्हें याद ही रखना है, इसका आइडिया ले लो, थोड़ा सा आइडिया साइड में देता हूँ। देखो हमने देखा, सुनना बात को ध्यान से, ठीक है। हमने देखा कि जब मैंने इस वायर में करंट बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर जो भी मैंने चीज़ रखी ज़्यादा तेज अट्रैक्ट होने लगी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो डीबी जो है छोटी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और इस थीटा का भी इन्फ्लुएंस था।
जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ थीटा की, सुना बात, साइन ऑफ एंगल थीटा का, मतलब इसका जो मैंने साइन लिया उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, देखो सारी कैलकुलेशन है, ठीक है। और ये जो डीबी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी आर के स्क्वायर की, आर के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। और ये जो डीबी है मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ा दोगे आप, दूर लेके चले जाओगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, बिल्कुल सर कम हो जाएगी। और ये जो डीबी था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, डीएल के, डीएल मतलब जितनी लंबी तार लोगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, बात खत्म। तो इन्हीं सबको कंट्रीब्यूट करें, देखो आई साइड अगले आई ऊपर रखा, आर क्यूब नीचे रही, ये तो चलो वो फॉर्म है ना दूसरी, तो इसी से मैं आपको स्केलर फॉर्म बता के दिखाता हूँ। तो स्केलर फॉर्म इसकी कैसे बनेगी ध्यान से देखो, डीएल क्रॉस डी आर को, डीएल क्रॉस आर को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, क्या क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो इसको मैं डीएल आर साइन थीटा नहीं लिख सकता ना, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आ जाता है, बिल्कुल सा साइन थीटा आ जाता है, तो उसको मैंने ऐसे लिखा, तो उसकी जगह मैंने ये लिखा, तो उसको मैंने लिखा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आई लिख दिया, हाँ, डी एल आर साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब था, तो आर क्यूब से ये स्क्वायर बच गया और यहाँ से आर कट गया, तो इसकी कितनी आ गई वेक्टर फॉर्म, यहाँ से मैंने साफ करके लिख देता हूँ उसको, आर स्क्वायर और ये आर यहाँ से निकल गया, घर चला गया मैंने, तो ये आ गई इसकी क्या स्केलर फॉर्म, ठीक है ना, तो ये डी वी आर निकल गया आपके पास इन स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म। स्केलर मतलब क्या, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड की बातें चलेंगी, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सर इसमें जो म्यू नॉट बाय 4 पाई ये कांस्टेंट है बेटे, देखो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल के, इन तीनों के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आर क्यूब के इनवर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई था ना बेटे, ये यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है ना। और हाँ हाँ चलो ये तो मैंने बता, म्यू नॉट बाय 4 क्या कांस्टेंट ऑफ, और ये जो फॉर्मूला है ना पूरा पूरा डीबी बाय, एक और चीज नोट कर लो, वैसे तो आपके कंटेक्स्ट की चीज़ नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूँ, जो फॉर्मूला सिर्फ एलिमेंटल करंट के लिए ही एप्लीकेबल है, एलिमेंटल करंट के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, सिर्फ एलिमेंटल करंट हो तभी लगाना ये फॉर्मूला। एलिमेंटल करंट मतलब क्या सर अब तुम्हें मेरे को ये भी समझाना पड़ेगा एलिमेंटल करंट मतलब क्या। देखो करंट के भी बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, आगे चल के तुम पढ़ोगे, अगर तुम आगे जाके फिजिक्स लोगे तो उसमें तुम्हें पता लगेगा करंट के भी बहुत टाइप्स होते हैं, तो उसमें से एक टाइप होता है एलिमेंटल करंट। वैसे तुम्हारा सारा का सारा सिलेबस जो है वो एलिमेंटल करंट पर ही है, ठीक है ना, 12वीं का कुछ ऐसा बाहर नहीं आएगा तुम्हारे, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा हर जगह यूज होगा, ठीक है ना। लेकिन आगे जाकर तुम हायर स्टडी करो, तुम पता लगे करंट के भी टाइप्स हैं, तो उसमें एक एलिमेंटल करंट है, उसी के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल। आगे जो करंट चेंज हो जाएंगे दूसरे करंट तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, सोर्स जब बदलेगा करंट बदलेगा, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें पता लगेंगी, तो उसके लिए तुम ये मत यूज़ करना, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया तुम्हें, फिर मत तुम्हें मेरे को पूछना आगे जाके जब तुम कॉलेज घर में जाओगे, सर ने बताया नहीं सारा एलिमेंटल करंट के लिए, ठीक। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई जो है कॉन्स्टेंट है। अब एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी होगी सर, कुछ बिल्कुल होगी, बता देते हैं तुम्हें वैल्यू दी इसकी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटे, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई की जो वैल्यू होती है आसान सी पहले ज़्यादा मुश्किल है 10 की पावर -7, यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट आया, ठीक है ना, जिसमें म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस या वैक्यूम, जो मैंने बता रखा है तुम्हें चैप्टर बारे में, परमिट करेगा अपनी फील्ड को दूसरे की फील्ड को कम करने के लिए, ठीक है ना, अपनी फील्ड को मतलब बीच वाले की, मतलब जो बीच में इलेक्ट्रॉन वगैरह है वो रोकेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, वैक्यूम है ये, एयर है ये, वैक्यूम है ये, एयर है ये, ठीक है। और म्यू आर में तुम्हें पता है रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सारा कुछ बता रखा है तुम्हें मैंने, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। अरे क्लियर है ना, बिल्कुल सर क्लियर, अरे क्लियर है ना, अरे बोल दो, बोल दिया करो क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर, ठीक है। इसकी तुम म्यू नॉट की ना तुम यहाँ से वो भी निकाल सकते हो, क्या कहते हैं अपना यूनिट भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से यूनिट भी तुम्हें मैं निकलवा देता हूँ, म्यू नॉट की यहाँ निकलवा देता हूँ। तो यहाँ से देखो ध्यान से देखना म्यू नॉट की यूनिट कितनी निकल के आएगी। देखो म्यू नॉट की निकालनी है तो ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, आर के ऊपर चला गया, देखो बी या ऐसे देखो बी की ऐसे यूनिट क्या बताई थी, न्यूटन एम्पियर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट की तुम्हें यूनिट निकालनी है, म्यू नॉट कैपेसिटी रखो बाय आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, ऊपर का लेंथ है यानी कि मीटर इनटू करंट है यानी कि एम्पियर, साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं है, तो ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर कट गया, इस मीटर से ये मीटर कट गया, ठीक है। और ये एम्पियर नीचे आ गया तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर जो है वो इसकी यूनिट निकल के आ गई यहाँ से म्यू नॉट, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, कई बार यूनिट वगैरह चेंज करके क्वेश्चन वाला फंसाने की कोशिश करता है, ठीक। अरे क्लियर है, इतना क्लियर सबको बिल्कुल क्लियर है, ठीक। अब मैं तुम्हें एक और बात याद दिलाता हूँ, क्या बात सर, वैसे तो ये बात मुझे यहाँ बतानी थी पर बता देता हूँ। देखो हमने चैप्टर 1 पढ़ा, उसमें हमारे पास फोर्स निकालने के क्या फॉर्मूला है, हमारे पास फोर्स निकालने के फॉर्मूला 2 4 में K Q1 Q2
बाई आर स्क्वायर, जिसमें ये के क्या था, के कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल थी। इसकी वैल्यू क्या थी 9 × 10⁹, जिसमें ये एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, परमिटिविटी ये था, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, ये परमिटिविटी था, ठीक है। चैप्टर 2 हमने पढ़ा, क्या उसमें कोई फॉर्मूला पढ़ा हमने, कुछ ऐसा था कांस्टेंट वाला, नहीं पढ़ा सर चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 3 पढ़ा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, क्या उसमें हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा, नहीं पढ़ा सर, उसमें भी ऐसा कोई। अब चैप्टर 4 पे जब हम आ रहे हैं तो हमने ये कौन सा फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फोर्स का था। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला में आता है μ0/4 पाई I × dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर, फॉर्मूला याद हो जाएगा, लंबा फॉर्मूला मुझे पता है। अब इसमें ये जो μ0 है ना, ये परमिटिविटी नहीं है, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया मेरे ख्याल से पहले, ठीक है ना, गलत बता दिया मैंने थोड़ा सा पहले, सॉरी माय बैड, ठीक है। ये जो μ0 है ना, ये क्या है, ये परमियाबिलिटी है दोनों सेम ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, है दोनों सेम ही, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों केस में। देखो ये टर्म हम यूज़ करते हैं इसके लिए, ये टर्म हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, ये यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फोर्स, है ये भी परमियाबिलिटी, ये परमिटिविटी, ये भी परमिट है, दोनों का नाम सेम से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। देखो EAB आ रहा है, ETBT, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री से परमियाबिलिटी है, समझिए, परमियाबिलिटी। और ये जो μr था, μ/μ0, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं था, यहाँ वाला था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलोगे, ठीक है ना, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये कुछ और आता है वैसे, ठीक है ना, इस पर आपको इतनी चर्चा नहीं करनी, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये μ/μ0 है, ठीक है, सिंपल। ये परमियाबिलिटी है, ये परमिटिविटी है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो मतलब दोनों का सेम है कि हिंड्रेंस कॉज करती है, ठीक है, हिंड्रेंस रोकती है जो फोर्स को, क्यों, क्योंकि बीच में और सारी चीज़ें हैं, बीच में और रुकावटें हैं जो फोर्स को रोकेंगी। तो परमिटिविटी हम यूज़ करते हैं एप्सिलॉन नॉट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके लिए हम परमियाबिलिटी यूज़ करते हैं। मतलब दोनों का सेम सा ही है, तभी मैंने पहले सेम से मतलब बता दिया इसका, लेकिन फ़र्क है दोनों में, ठीक है ना, फ़र्क है। जैसे इसको मैं डाइलेक्ट्रिक से कंपेयर कर सकता हूँ, थोड़ा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ कि मीडियम चेंज हो जाएगा, कर सकता हूँ, बिल्कुल कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तभी मैंने पहले उसको आपको कंपेयर किया, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि गलत बता रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको आपको दोनों को फ़र्क बता दिया। इतना क्लियर सब फ़र्क है दोनों में, ठीक है ना। ये परमिएबिलिटी है, वो परमिटिविटी है, ठीक, यस। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है सर की, वेक्टर इसकी डायरेक्शन भी, तो डायरेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं, इसकी डायरेक्शन ऑफ बी, तो डायरेक्शन पे भी चर्चा हो जाती है थोड़ी सी, तो बढ़िया हो जाता है। तो डायरेक्शन देखो किससे आएगी, DL क्रॉस R से, ये फॉर्मूले में आया था ना, हाँ बिल्कुल, इससे डायरेक्शन आएगी। स्क्रू रूल लगाएंगे हम, स्क्रू रूल, सर स्क्रू ड्राइवर है आपके पास, बिल्कुल है, ठीक है ना, स्क्रू रूल लगाएंगे हम, ठीक है, स्क्रू रूल लगाएंगे। देखो कैसे, मान लो आपके पास तार थी, इसमें से करंट बह रहा था, DL लेंथ हमने काटी थी यहाँ से, ये P पॉइंट था, ये R था, ये थीटा था, ये थीटा था, ठीक। अब सुनना बात हो यहाँ से, DL की डायरेक्शन है इस तरफ, R की डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है ना। अब देखो आपको कहाँ जाना है, देखो DL क्रॉस R है, DL से R पे जाना है, तो DL से जब आप R जाओगे तो ऐसे जाओगे, DL से R ऐसे जाओगे तो आप स्क्रू रखो यहाँ पे, देखो एक तो स्क्रू रूल है, ठीक है ना, एक तो स्क्रू रूल होता है इसमें, ठीक, या एक परपेंडिकुलर वाला रूल भी बता दूंगा। देखो स्क्रू रखो, अब स्क्रू को जब आप ऐसे घुमाते हो, ऐसे इस तरफ, तो स्क्रू अंदर जाता है कि बाहर जाता है, मुझे बताओ। जब आप ऐसे घुमाते हो स्क्रू को पकड़ के, किसी ने सर मैंने तो स्क्रू चलाया नहीं कभी ज़िंदगी में, देखो ना कैसे घुमाना है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहा हूँ मैं स्क्रू को, तो वो अंदर ही तो जाएगा, बाहर थोड़ी आएगा। देखो ऐसे घुमाते हो स्क्रू को, अंदर ही तो जाता है, ऐसे 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 अंदर ही तो जाएगा, इसके अंदर ही तो जाएगा। तो डायरेक्शन मतलब क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इनवर्ड्स होगी। इनवर्ड को हम दिखाते हैं क्रॉस से, आउटवर्ड्स को हम दिखाते हैं डॉट से। तीर आप समझ सकते हो, जब आप तीर को पीछे से देखते हो, जब तीर आपसे दूर जाता है तो ऐसा दिखता है ना पीछे से तीर, और जब तीर बाहर आ रहा होता है तो पॉइंट, उसका पॉइंट वाला हिस्सा दिखता है, ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो आउटवर्ड के लिए ये वाला यूज़ करते हैं इनवर्ड। इस केस में क्या इनवर्ड है, अगर ऐसे होता मान लो डायरेक्शन, अगर DL इधर होता और R इधर होता तो ऐसे हो जाती डायरेक्शन, इस केस में आउटवर्ड होता, बाहर, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। अरे क्लियर है सबको, क्लियर है ना, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। देखो ये एक तो हो गया स्क्रू रूल, एक और रूल आता है इसमें, ठीक है ना, ये क्लियर है सबको बिल्कुल। एक और रूल आता है जिसको बोलते हैं राइट हैंड पाल्म रूल, राइट हैंड पाम रूल। वो ये क्या कहता है सर, ये मान लो आपके पास I है, ये मान लो R डिस्टेंस एक पॉइंट है, तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, अपना राइट हैंड लेना, लेफ्ट मत ले लेना, और अपना राइट लेना, कहीं दोस्त वाला अपना राइट हैंड
ऐसा दोस्त का हाथ पकड़ा ला अपना राइट हैंड ऐसे कर रहे हैं ना, अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है। तो राइट हैंड लेना है, उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन में रखना है। और जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर ऐसे घुमा दो, जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर ऐसे घुमा दो, उस पॉइंट की तरफ ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन जिस पॉइंट पर निकालना है ऐसे घुमा दो, अंदर आ रहा है तो मतलब इस पॉइंट पर कैसे इनवर्स, 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 कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ऐसा होता करंट और आपको निकालनी होती मान लो इस पॉइंट पर, तो करंट ऐसे है, ये ऐसे है, करंट ऐसे, सॉरी इसको रखना है, करंट ऐसे है, करंट ऐसे, तो देखो आपको बचाना पड़ेगा सीधा, करंट ऐसे है और ये ऐसे है, तो अंदर है अभी, ठीक है ना, अभी भी अंदर, इनवर्स है इस केस में। अगर मान लो करंट ऐसे ही रहता और आपको यहाँ निकालना होता इस पी क्यू आर पॉइंट पे, तो करंट ऐसे है, पॉइंट यहाँ है तो बाहर होती है अब आउटवर्ड, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। और एक और तरीका क्या है इसको समझने का, ठीक है ना, वैसे तो तरीका क्या है, देखो जब हम डी एल क्रॉस आर करते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट की एक खास बात है, यहाँ नोट कर लेना स्पेशली, कि क्रॉस प्रोडक्ट के में जो भी होगा ना वो रिजल्टेंट, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आता है वो उन दोनों जिनसे मिलकर आता है उन दोनों के परपेंडिकुलर है। मेरा मतलब क्या, देखो डीएल क्रॉस आर का रिजल्टेंट क्या वेक्टर है, बी वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बी ही एक तरह से, बिल्कुल सर। तो अब बी जो है वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा। 11वीं की बातें हैं, 11वीं की, तो यहाँ पे नोट बना के लिख लो कि बी परपेंडिकुलर होगा डीएल के और बी परपेंडिकुलर होगा डीआर के भी। यहाँ से आप देख भी सकते हो, कैसे सर, देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ बी क्या थी, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ, तो मतलब कुछ ऐसे आएगा अंदर की तरफ। तो जब अंदर की तरफ होगी तार, अब देखो तार तो ऐसे और बी अंदर की तरफ है, तो दोनों किसमें है, बी अंदर की तरफ है, तो दोनों कैसे है, देखो ये बी अंदर की, ये तार है, ये तार है, दिख रहा है, ये तार है और ये बी है, मान लो ये बी अंदर की तरफ है, तो देखो कैसे 90 डिग्री पे बिल्कुल है। अब ये इससे ये लेंथ है, ये बी है, अब भी दोनों देखो 90 डिग्री पे, ये लेंथ है, देखो ये लेंथ मान लो, अब ये लेंथ है, इस तरफ वाली लेंथ है और ये बी है नीचे। अब देखो कितना है, 90 डिग्री है ना, बिल्कुल है सर अभी भी, तो दोनों के हमेशा 90 डिग्री होगा, ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट का आंसर ऑलवेज है, ठीक। तो ये इसकी डायरेक्शन पे बात हो गई, फॉर्मूले पे बात हो गई, ठीक है ना। परमिटिविटी, परमिटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। हालांकि दोनों सेम ही चीज़ें हैं, इतना डिफरेंस है नहीं दोनों में, ठीक है ना, दोनों सेम सी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको छोटी से छोटी बारीकी बताना, ठीक है ना। कहने को मैं वहाँ भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी गलती थी वहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैंने, क्लियर है सबको, क्लियर है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है ना। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, लॉन्ग वायर और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी पढ़ा है उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला इसीलिए छोड़ता हूँ भाई तुम्हारे लिए, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहो, जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।